हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है उसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसू किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, प्रेमचंद्र जी की, जयशंकर प्रसाद जी की या महादेवी वर्मा जी की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आंसर यानी ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसका प्रथम संस्करण 1925 कब? तो 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो प्रति प्लस एक, ये कैसे लिखेंगे? प्रति प्लस एक यानी यड़ संधि। इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भातेंद्र हरिश्चंद्र या वियोगी हरि। तो बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की बहुप्रशंसित आत्मकथा, जो हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। यह 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? तो 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींव का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में विभाजित है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं। राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। तो जो राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक वचन रूप हो जाता है तो रामा, रामेभ्या, रामस्य या रामात। तो जो रामात है वो आपका राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप हो जाता है। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवानी। तो आपका जो बा ऑप्शन यानी कि महादेवी वर्मा, ये राइट आंसर हो जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च कब? तो 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा रचना है जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की या रविन्द्रनाथ टैगोर की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो आपका जो आंसर हो जाता है यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना है किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ये लंबी कविता है। कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। और इसमें जो आंसर आपका हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाते हैं। और शाह यानी शरीफे वाला शाह, पिछड़ी शाह और सपेरे वाला शाह, ये व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है या उत्क्षिप व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है। तो आपका ऊष्म व्यंजन, जैसे जब इनको बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो गर्म वायु निकलती है ना, तो ये कैसे है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे 3 संख्या है, सा, शा, शाह और हा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। श्व का अर्थ है, तो श्व का अर्थ क्या है? आज या कल बीता हुआ या कल आने वाला या परसों। तो श्व का अर्थ हो जाता है कल आने वाला, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। और यहाँ पे एक चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी अगर लिखा हो तब भी ये है। तो अब्ज शब्द का अर्थ कौन कौन है? तो शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा, ये सभी हो जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञे या विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक अमृत राय जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ये कब हुई? तो 1962 में प्रकाशित हुई और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया। किसको कहा गया? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा गया। इस तरह से यहाँ तक आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है दीपदान है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है या कविता है? तो दीपदान क्या है? दीपदान एकांकी है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, ठीक है ना। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, अज्ञे या जयशंकर प्रसाद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, तुलसीदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन हो जाता है बा, यानी कि हरिभाऊ उपाध्याय जी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर हिंदी के विख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक उपन्यास है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि विष्णु प्रभाकर जी तो नहीं है, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं, अज्ञे हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं और प्रेमचंद्र हो जाते हैं। लेकिन आप रामधारी सिंह पर यानी रामधारी सिंह दिन पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका ये हो जाता है। और जो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर यानी जो आपका हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर, इसमें शंकर जी और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो यहाँ पे अगर देखिए अर्धनारीश्वर हिंदी के विख्यात साहित्यकार, जब विख्यात साहित्यकार की बात आती है तो विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। और आप अगर ये ऑप्शन आता है या रामधारी सिंह दिनकर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो एक ही आपका राइट होता है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे ऑप्शन है, इसलिए यही आपका राइट है। कामायनी है नाटक, कविता, निबंध या महाकाव्य? तो कामायनी क्या है? कामायनी आपका महाकाव्य हो जाता है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद्र, रामवृक्ष, बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या गुलाब राय। शुक्ल युग के उपन्यासकार, तो शुक्ल युग के जो हो जाते हैं वो प्रेमचंद्र जी, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान। तो आप अच्छे से जानते हैं ये सभी हैं उनके उपन्यास, तो इस तरह से उपयुक्त तो सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आ और बा दोनों, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष, बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और गुलाब राय। तो इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जैसे गेहूं बनाम गुलाब, तो गेहूं क्या है? पौधा है, गुलाब क्या है? पौधा है, इसको वृक्ष कह सकते हैं। राम वृक्ष, तो इसमें वृक्ष आ गया राम वृक्ष में, तो गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता दिनकर, तुलसीदास, कबीर और सूरदास। तो कबीरदास जी हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1554 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में और 1400 ईस्वी में। तो 1554 ईस्वी, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको 1511 ईस्वी भी मिल सकता है, संवत 1568 भी मिल सकता है। तो जैसा आपका क्वेश्चन हो उस तरह से आप लिखिएगा, क्योंकि इनके जन्म के बारे में एकदम एक्यूरेट डेट तो पता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 1554 माना गया है, इसलिए आप 1554 पे टिक करें।
कहीं पे 1511 हो, 1554 ना हो तो आप वहाँ पे टिक करेंगे। अगर संवत 1568 है तो आप वहाँ पे लिख देंगे 1568। अगर अति लघु उत्तरीय टाइप में ऐसे आता है तो आप सारी डेट्स लिख देंगे और आप ये चीज़ भी लिख देंगे कि एक्यूरेट डेट नहीं पता चल पाई अभी तक, है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं इस तरह से। बिहारी की सर्वश्रेष्ठ यानी बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्राचीन काल के। तो बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीति काल के। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1937 में, सन 1987 में, सन 1940 में या सन 1950 ईस्वी में। तो सन 1937 ईस्वी में, यानी कि 15 नवंबर 1937। यहाँ पे आप 15 नवंबर भी लिख लें, 15 नवंबर, ठीक है ना, 15 नवंबर। उसके बाद आपका है परिमल काव्य के रचयिता हैं कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय। तो परिमल काव्य के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता थे महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, देवयानी घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पंचपात्र के लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र जी। तो श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदी जगजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हरिभाऊ उपाध्याय जी हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वनमाला व आनंदमयी के रचयिता है मिश्र जी, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर नगेंद्र जी। तो डॉक्टर नगेंद्र यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वीणा काव्य रचना के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत यानी वीणा काव्य रचना के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1904 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था तो 4 मार्च, कब हुआ था? तो 4 मार्च सन 1889, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र ने, भातेंद्र हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो श्याम सुंदर दास यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उपेंद्र में संधि है तो उपेंद्र में देखिए गुण संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि। उप प्लस इंद्र उपेंद्र यानी गुण संधि हो जाती, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। यद्यपि में संधि है, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, खरित संधि या यड़ संधि। तो यद्यपि यानी यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि हो जाता है, यहाँ पे ये या है, यदि प्लस अपि यानी कि यड़ संधि। कौन सी संधि? तो यड़ संधि हो जाती है। पावक में संधि है तो पावक में देखिए पावक को कैसे कर सकते हैं संधि दें, प प्लस अक यानी प अक, प प्लस अक यानी अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गंगा में संधि है, कौन सी? अयादि संधि, अनुस्वार संधि, शत्रुत्व संधि या गुण संधि। तो गंगा में अनुस्वार संधि हो जाती है। छात्रापि में संधि है,
छात्रापि में शेरी संधि, दीर्घ संधि, श्लोप संधि या इनमें से कोई नहीं, तो श्लोप संधि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भ्रांतरों में समास है, समाहार समास, एक द्वेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं, तो एक शेष द्वंद्व समास ये हो जाता है। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 2, 6, 7, 8। तो इसमें 2 ऑप्शन यानी कि 2 यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। और आपका हो जाता है विधानम में समास है, तो तत्पुरुष समास या द्विगु समास या रूपक कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं, तो रूपक कर्मधारय समास हो जाता है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6, 8, 3, 4। तो इसमें आपका जो हो जाता है 6 यानी कि आ ऑप्शन ये राइट हो जाता है। तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। दशा आननः यस्य सा समास विग्रह के बाद शब्द होगा। पंचाननः, दशाननः, गजाननः या इनमें से कोई नहीं, तो दशाननः यानी आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। बालकों में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। बालकाय, बालकात, बालकेन या इनमें से कोई नहीं, तो बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन के रूप में बालकाय हो जाएगा। अब यहाँ पे है नपुंसक लिंग है, बालक, एते, नदी, सर्वा, तो एते हो जाता है यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नपुंसक में और क्या क्या आता है? जैसे फलों के नाम, ये नपुंसक में भी ये आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है के रूप हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग या सर्वनाम, तो के तो स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है ना। श्र धातु में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो श्वस्यासी, श्वस्यासी यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। अस्ति, स्मः, आसम, अस्तः, तो इसमें आपका अस्तः यानी द ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा। तो दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, है ना, देखना। और इसमें लट लकार की बात हो रही है, तो पश्यावः, पश्यति, पश्यथा या पश्यतः, तो पश्यावः ये हो जाता है यानी कि लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप पश्यावः हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। लभति, लभेत, लभंताम, लभे सही। तो इसमें हो जाता है, देखिए सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि लभ मतलब क्या होता है। तो लभ मतलब होता है प्राप्त करना, या आप बोल लें टू गेन, है ना, टू गेन हो जाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन के रूप में क्या होगा? लभंते होगा, है ना, लभंते। लेकिन यहाँ लभंताम लिखा हुआ है सा ऑप्शन, और लभंते कहीं पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि एक आपको राइट तो करना ही रहेगा, वैसे लभंते होता है। कारक के मुख्य भेद होते हैं, तो कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो कारक के कुल भेद 8 होते हैं, जिनके नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध अधिकरण और संबोधना। कारक ये हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है, क्वेश्चन है कि कारक के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 8 होते हैं और ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं, तो ये आपका गलत हो के ये आपका सही हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है, पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होगा ने, को, पर, से यानी अलग अर्थ में। तो आपका जो आंसर हो जाता है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी
से चिन्ह यानी पंचमी विभक्ति अपादान के लिए भी प्रयुक्त होता है। कौन सा? तो से। और लेकिन जब वाक्य में दूरी या अलग होने का भाव दिया जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसकी विभक्ति को क्या कहते हैं? तो उसकी विभक्ति को कहते हैं, है ना, उसकी विभक्ति को कहते हैं। लेकिन पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह कौन होगा? तो से चिन्ह, यानी पंचमी विभक्ति अपादान के लिए, तो के लिए है ना, के लिए के, तो इसलिए से आपका यानी अलग अर्थ में, तो दा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग उसको क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, क्योंकि सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति के में चिन्ह होगा के लिए, पर, को, से। तो यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हो जाता है को लिए, क्या होता है? तो को लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का परसर्ग चिन्ह है। जैसे राजा ने गरीब को वस्त्र दिए, इस वाक्य में राजा गरीब को दान दे रहा है। क्या कर रहा है? तो राजा गरीब को दान दे रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा तो के लिए, पर, को या से। अगर यहाँ पे को लिए लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन के लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे लिए भी है, तो इसलिए आपका यही हो जाता। वैसे को तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए के लिए। किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं? तो सुंदर लिखने, देखिए निबंध तो निबंध हो गया, किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन में चीज़ों को करना। जैसे निबंध किसी के बारे में लिखना है ना, जैसे ईद पे, दशहरा पे, रक्षाबंधन पे निबंध लिख लिया, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसके बारे में लिख लिया। अब श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? कि सुनकर लिखना। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना या सुने हुए को लिखना, तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना, निबंध भी नहीं होगा। द्रुतलेख या लेख। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अनुलेख होना चाहिए था, क्योंकि किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं? अनुलेख, सुलेख, है ना। सुंदर लेख यानी लेख, तो आप लेख कह सकते हैं, वैसे सुलेख होना चाहिए, है ना, अनुलेख। इस तरह से होता बहुत कम, जैसे अंतर बड़ा कम होता है, लेकिन जब चीज़ों को समझा जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा। अब किसी को हम जैसे किसी चीज़ को देख के लिख रहे हैं, मान लीजिए हमारे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया और हम उसी को लिख रहे हैं, तो क्या हुआ? तो श्रुतलेख तो हुआ नहीं, क्योंकि श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, जिसको इमला बोलते हैं। कथन तो हो नहीं सकता। सुलेख देख कर लिखना, सुलेख सुंदर लेख, जिसको सुंदर लिखना कहते हैं, सु प्लस लेख, सुंदर लेख। अनुलेख यानी क्या कह रहे हैं? किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना, तो अनुलेख हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए वही चीज तो हो गई यहाँ पे। फिर किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या कहते हैं? तो जब कोई बोलता है और हम लिखते हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप सुनकर लेख लिख रहे हैं, यानी श्रुत लेख कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? यहाँ पे ऑप्शन आपका आ है सुलेख, यानी सुलेख का मतलब तो सुंदर लेख हो जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को कि हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया? तो ये श्रुत लेख है, सुनकर आप लिख रहे हैं, तो इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव, सामनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपर्युक्त
सभी। तो ये सभी हो जाते हैं, यानी ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपर्युक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अंधा युग के रचनाकार का नाम है प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, चंद्रगुप्त। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और प्रकाशन वर्ष की बात कर ली जाए तो 1955, ठीक है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आप लोग जानते हो, अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काशी में नागरी परिचारणी सभा की स्थापना की थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने, प्रेमचंद्र जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है श्याम सुंदर दास जी ने, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन को कर लेते हैं ऊपर। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन इसमें राइट माना गया है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जबकि ये आपका राइट आंसर नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। किसके द्वारा? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा। और इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 यानी 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्हें 1932 यानी 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। तो इस तरह मैथिली शरण गुप्त जी राइट आंसर हो जाता है, ना कि आ ऑप्शन आपका राइट है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।